वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसे ब्लैक कार्बन रिपोर्ट नाम दिया गया है। ब्लैक कार्बन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन यानी कि उसके एमिशन से संबंधित है। ब्लैक कार्बन की वजह से हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। क्लाइमेट, हमारे जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये रिपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट का इस समय टॉपिक भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है दो बैंकों का, एक IBRD अर्थात द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुआ था, यानी आज से 76 साल पहले। और यह एक प्रकार का मॉनेटरी इंटरनेशनल है, मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति संबंधित रखता है। और यह एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। लीगल स्टेटस इसका ट्रीटी है, यह एक प्रकार की ट्रीटी करता है देशों के बीच। और हेडक्वार्टर्स इसका वॉशिंगटन DC US में है। और इसके मेंबर्स 189 यानी 189 कंट्रीज़ IBRD में हैं और 173 यानी 173 कंट्रीज़ IDA में हैं। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। तो अब ब्लैक कार्बन रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ब्लैक कार्बन रिपोर्ट का टाइटल इस बार ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रेजिलियंस है। और शीर्षक यानी इसका हिमालय के हिमनद, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और लचीलापन। तो हिमालय के हिमनद है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किए गए जितने भी रिपोर्ट हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हिमालय के हिमनद इस बार भारत से संबंधित है, इसलिए इससे प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ब्लैक कार्बन रिपोर्ट से और हिमालय के हिमनद से। हिमालय के हिमनद के बारे में आपको हम बता दें, हिमालय का हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय हैं, इनसे पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया है, एशिया के लगभग 750 मिलियन लोग इस पर निर्भर करते हैं, इसके पानी पर। और ये विश्व का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है। यदि आप पानी के स्रोत एक जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या को यह पानी जो है उपलब्ध कराता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जलवायु परिवर्तन ब्लैक कार्बन की वजह से इस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट और भी इम्पोर्टेंट इसको बना देता है। यानी इसमें वैश्विक जो औसत बर्फ द्रव्यमान की तुलना में ग्लेशियर के पिघलने की दर तीव्र हो गई है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो ब्लैक कार्बन रिपोर्ट में हम मुख्य चीज़ें क्या क्या देखेंगे कि ब्लैक कार्बन रिपोर्ट क्या है और ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन से पर्यावरण और मनुष्य दोनों पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, और इस ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कैसे नियंत्रण करने के क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में विश्व का योगदान कितना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या योगदान है इसके उत्सर्जन में, ये हम देखेंगे। तो पहला हम ब्लैक कार्बन रिपोर्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। ब्लैक कार्बन रिपोर्ट, जो ब्लैक कार्बन क्या है पहले इसको हम समझते हैं। ब्लैक कार्बन सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर यानी कि फाइन PM यानी फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, जो ईंधन के अपूर्ण दहन, जैसे यदि कोई आप जीवाश्म या बायोफ्यूल, बायोमास, यदि कोई भी ईंधन आप जलाते हैं, तो जैसे यदि आप लकड़ी ही जलाते हो तो लकड़ी के जलाने में लकड़ी संपूर्ण रूप से नहीं जलती है। तो संपूर्ण रूप से जब वो नहीं जलती है तो उसमें से ब्लैक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। यदि कोई भी ईंधन यदि पूर्ण रूप से वो नहीं जलता है, कोई भी जीवाश्म ईंधन, तो उसमें से ब्लैक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है और यह वायुमंडल में शीघ्र समाप्त हो जाता है। वायुमंडल में शीघ्र समाप्त हो जाता है, इसका तात्पर्य ये है कि ब्लैक कार्बन वायुमंडल में उपस्थित और भी अस्थायी
तत्वों से बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनी हाउ, और यदि इसके उत्सर्जन पर रोक लगा दिया जाए तो वायुमंडल से इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी केवल हम इसके उत्सर्जन पर यदि रोक लगा दें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, इसको बहुत जल्दी ही वायुमंडल से समाप्त हो सकता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। एनी हाउ, ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तो ये ब्लैक कार्बन के बारे में रहा। अब ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन 42% ओपन बायोमास बर्निंग। ओपन बायोमास बर्निंग, बायोमास का मतलब कि हर वो चीज़ जो जैविक अवशिष्ट हो उससे निकला हुआ हो, जैसे लकड़ी और घास फूस ये सब जलाना। और घास जलाने से और घास फूस जलाने से एक चीज़ और है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी भारत में कई राज्यों ने जो है घास जलाने से मना कर दिया है और उस पर फाइन भी लगाया है, तो आप उन राज्यों का आप नाम हमको बता दो। 18% रेसिडेंशियल बायोमास बर्न विथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि 18% जो आप घरों में लोग गोईठा गोहरी या उपला जो भी बोलते हो आप, लकड़ी, इन सब के जलाने से होता है ब्लैक कार्बन। और 14% डीजल इंजन से ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होता है परिवहन में, और 10% डीजल इंजन उद्योग में जो यूज होते हैं उससे ब्लैक कार्बन निकलता है। 10% विद्युत उत्पादन में, यानी कोयला के जलने की वजह से निकलता है। और 6% कोयला जो यूज करते हैं घरों में लोग या रेसिडेंशियल यूज में लेते हैं दुकानों पर, उससे भी निकलता है। और बाकी का ईंट भट्टा उद्योग से निकलता है ब्लैक कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक कार्बन का जो प्रभाव है पर्यावरण और मनुष्य दोनों पर देखते हैं। तो पर्यावरण पे ब्लैक कार्बन का प्रभाव, ये ब्लैक कार्बन इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी जो सूर्य से सोलर रेडिएशन जो आ रही होती हैं उनको ये आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि आने वाली किरणों के पास जो आने वाली किरणें होती हैं सूर्य से, वो लघु तरंग दैर्घ्य की होती हैं, उसके बावजूद ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे वायुमंडल का तापमान कितनी तीव्र गति से ऊपर बढ़ता होगा। और रेड्यूस्ड प्लैनेटरी एल्बिडो जो होती है, एल्बिडो का मतलब होता है किसी भी प्लैनेट यानी किसी भी ग्रह से सूर्य के किरणों के टकरा कर वापस जाने की जो क्षमता होती है, उसे हम जो प्रतिशत क्षमता होती है उसे हम एल्बिडो से मापते हैं। तो ये जो वापस से जो जब ये तो इंसोलेशन यानी कि आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जाने वाले किरणों को ये रिड्यूस कर देता है, यानी कि कम कर देता है। यानी कि जाने वाली किरणों को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है या तो ट्रैप कर लेता है, रोक देता है, जिससे हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ये पर्यावरण के प्रभाव हो गए। और मनुष्य में जो समय पूर्व मनुष्य की मृत्यु यानी कि असामयिक मृत्यु मनुष्यों में ज़्यादा देखी गई है, जिसका कारण ब्लैक कार्बन भी एक पाया गया है। अब प्लस डिसेबिलिटी का मतलब आप साधारण तौर पे यह समझ सकते हैं कि यदि ब्लैक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है हमारे वायुमंडल में और श्वसन की प्रक्रिया के थ्रू ब्लैक कार्बन यदि हम इनहेल कर जाते हैं, यानी कि सांस के द्वारा हम यदि ब्लैक कार्बन को ले लेते हैं अंदर, तो ये ब्लैक कार्बन हमारे हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है हमारे शरीर में, जो कि दिमाग की क्षमता को कम कर देता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी होने की संभावना होती है। यूँ कह लीजिए आपकी अपंगता भी होने की संभावना होती है। अब हम ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन जो विश्व में कहाँ कहाँ से उत्सर्जन होता है इसको हम देखेंगे। तो ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन में सबसे पहले स्थान पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। इंडो गैंगटिक प्लेन की बात करेंगे तो ये इंडिया का पूरा मैदानी भाग, आप यहाँ से जो आप पंजाब से हरियाणा से लेते हुए आप उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आप यहाँ तक पूरा जो प्लेन लेंगे गंगा के मैदान था वो पूरा हो जाएगा इंडो गैंगटिक प्लेन। और दूसरे नंबर पे है ईस्टर्न चाइना, यहाँ पर भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होता है। प्लस यहाँ पर जो जंगल में आग भी बहुत ज़्यादा होती है। साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडोनेशिया, यहाँ पर भी ब्लैक कार्बन का है।
नेक्स्ट भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलों में आग देखी गई है, और ब्राज़ील में भी जंगलों में आग बहुत ज़्यादा पाई गई है। अभी हाल ही में आप मुझे बताओ 2 जंगल का नाम जहाँ पर आग बहुत बड़ी मात्रा में जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, और वो बहुत महीने भर से भी ज़्यादा लग गया उसको कंट्रोल करने में, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट मैक्सिको और केंद्रीय अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं जो कोयले का यूज बहुत ज़्यादा करती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक कार्बन के नियंत्रण के प्रयास में क्या क्या हो रहा है। ब्लैक कार्बन के नियंत्रण के प्रयास में हम 2 पार्ट देखेंगे। एक तो निवारक प्रयास जो जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ, और प्लस जो हमारी नीति है गवर्नमेंट की उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि भारत सरकार क्या क्या कर रही है ब्लैक कार्बन के कंट्रोल के लिए। तो पहले निवारक प्रयास में देखते हैं। तो निवारक प्रयास में यदि हम BS6 इंजन का प्रयोग करें अपने वाहनों में और ईंधन के लिए CNG ईंधन का प्रयोग करें तो शायद ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, और ये ब्लैक कार्बन इससे BS6 इंजन की ये खास बात है कि ये ब्लैक कार्बन का पूर्ण दहन करता है। फॉसिल फ्यूल का यानी डीजल इंजन का, डीजल और पेट्रोल का पूर्ण दहन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दहन करता है, तो इससे भी ब्लैक कार्बन उत्सर्जन कमी आएगी। और CNG गैस यदि प्रयोग करेंगे तो CNG गैस जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बताओ कि CNG गैस में कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे पेट्रोल में कौन कौन से तत्व होते हैं, डीजल में कौन कौन से कंपाउंड यौगिक होते हैं, तो CNG में कौन कौन सी गैस होती हैं आप उसको हमको बताना, या कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी बहुत ज़्यादा इसमें ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन की क्षमता कम होती है क्योंकि ये बहुत अधिक ज्वलनशील है। नेक्स्ट कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर वो कन्वर्टर होते हैं जो किसी बायोमास या किसी फॉसिल फ्यूल को पूर्ण दहन के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात उसमें संशोधन करते हैं। नेक्स्ट रेसिडेंशियल बायोमास बर्निंग, यानी लकड़ी और गोईठा उपला इस सब का प्रयोग न करके हमें LPG का प्रयोग करना चाहिए घरों में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कमेंट सेक्शन में हमको आप बताइए कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन से यौगिक होते हैं, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, LPG। तो नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में हम कोयले से ना करके बल्कि हमें सोलर और विंड से करना चाहिए। शायद आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में लगभग विश्व में लगभग 70% विद्युत उत्पादन कोयले की मदद से होता है। नेक्स्ट उद्योग में चीनी में लोग कोयले का बहुधा प्रयोग करते हैं। वेट स्क्रबर्स का प्रयोग और साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग और साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग करके हम ब्लैक कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं चिमनी के प्रयोग करके। चिमनी आप देखेंगे मिल में जो ऊपर एक बहुत बड़ी जो पाइप की तरह लगती है जो धुएं को ऊपर आकाश में जो है वायुमंडल में ऊपर की तरफ मिला देती है या भेज देती है, तो उस चिमनी के ऊपर हम यदि वेट स्क्रबर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन कलेक्टर का यूज करें तो उसके सिरे पर ही हम ब्लैक कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे हम वायुमंडल में इसे जाने से रोक सकते हैं। फिर इसका हम अलग संशोधन करके इसको अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ठोस कूड़ा कचरा जलाने के लिए इंसिनरेटर और पैरालिसिस प्लाज्मा गैसिफिकेशन का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ठोस कूड़ा जैसे आप शहरों में भी देखे होंगे कि लोग ठोस कूड़ा या गांव में भी लोग कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसे जलाना ही एक ऑप्शन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको R3R का प्रयोग करना चाहिए। रिड्यूस और यूज़ जैसे रिसाइकिल जैसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नियंत्रण के प्रयास में हम दूसरा देखते हैं कि कितने नीति जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है। तो इस समय एक सबसे बड़ी नीति जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये नीति सबसे बड़ी है हिमालय के इकोसिस्टम को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। और ये NAPCC के 8 मिशन में से एक है। NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके 8 मिशन है, इसको भी हम देखेंगे। इसमें से ये एक है NMSHE, इसमें 11 राज्य शामिल हैं। NMSHE में 11 राज्य शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। और इसमें 2 UTs भी शामिल हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चूँकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थे, लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब उसको UT बना दिया गया है, तो इसलिए इसमें 2 UT अलग अलग शामिल हो गए हैं। थोड़ा सा हम NAPCC के बारे में देख लेते हैं। तो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था,
प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद के द्वारा। इसको हैंडल करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन के तहत ही हमने जो है पेरिस समझौता आपको याद होगा, और इसके बारे में भी आप लिखो, इसके बारे में जो भी जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। और कमेंट सेक्शन में इन 8 में से एक के बारे में तो मैंने बता दिया है, बाकी 7 के बारे में आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत जो भी जानते हो आप उसके बारे में लिखो। और यदि आपको चाहिए कि नहीं इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूं तो उसके बारे में भी बताना। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।